नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में एसएससी एमटीएस 6 अक्टूबर 2021 के सिर्फ 2 में आए हुए इंग्लिश के प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर से है। द फ्लड सिचुएशन इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री रिमेन ग्रीन फॉर द 5th डे टुडे। रिमेन ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है बड़ा ही विकट रहना, फ्राइटफुल रहना, फियर्स रहना। ओके, जो फ्लड का सिचुएशन था वह 5 दिनों तक उस एरिया में बड़ा ही विकट रहा। तो हम बात कर रहे हैं फ्लड सिचुएशन का, और किस एरिया में? इन द ईस्टर्न रीजन। ओके, और आप अब बाद में देखो एक प्रेपोजिशन लगा रखा है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट होता है। ये तो एरिया की बात कर रहा था, उस एरिया में, क्लियर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया वो। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फ्लड सिचुएशन, और फ्लड सिचुएशन एक्चुअली सिंगुलर सब्जेक्ट होगा क्योंकि वो अनकाउंटेबल ट्रीटमेंट है, अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमें मिल गया। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ रिमेन ग्रीन। रिमेन एक्चुअली प्लूरल वर्ब है, रिमेन, और अगर हम इसमें एस लगा देते हैं तो ये बन जाता है सिंगुलर, रिमेन्स। अब ये पता चल गया कि हमारे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें कैसा वर्ब लेना पड़ेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में रूल पढ़ा है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट मेरे पास है तो उसकी अग्रीमेंट सिंगुलर वर्ब के साथ होगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएंगे। तो प्लूरल वर्ब यहां पे लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें अनकाउंटेबल टर्म लेना है और उसके साथ हम रिमेन्स लेंगे। तो कौन सा पार्ट आंसर हो जाएगा? रिमेन ग्रीन नहीं होगा, रिमेन्स ग्रीन करना पड़ेगा। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लेम का ऑपोजिट यानी एंटोनिम्स। तो रिब्यूक एंड क्रिटिसाइज जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, और शॉट का मतलब होता है शाउट करना किसी पे, येल करना, चिल्लाना। डोंट शाउट एट अदर्स, येल, चिल्लाना। क्लियर है? रिब्यूक एंड क्रिटिसाइज तो आलोचना हो गया, हमें एंटोनिम्स चाहिए। तो ये दोनों पॉजिटिव सेंस में हो सकता था, उसके सिनोनिम्स, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो होगा प्रेज। ओके, एप्रिशिएट करना। तो कहीं ना कहीं जो एंटोनिम्स होगा वो एप्रिशिएट होगा, उसकी प्रशंसा करना, एप्रिसिएशन करना। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनोनिम्स ऑफ आउटरेज्ड। आउटरेज्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली एंग्री। ओके, बहुत ज्यादा गुस्से में होना, आउटरेज्ड होना। रेज मतलब एंगर ही होता है, एंगर। ओके, तो ये तो पता चल गया कि आउटरेज का सिनोनिम्स जो होगा वो एंग्री ही होगा। कंटेंट एंड सेटिस्फाई ये पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, और ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ओके, एक्चुअली ये कंटेंट है, इसे कंटेंट नहीं पढ़ना। कंटेंट, कंटेंटेड या सेटिस्फाइड दोनों का मतलब होता है संतुष्ट करना। कंटेंटेड, सेटिस्फाई किया गया। और अगर इसे कंटेंट पढ़ोगे तब वो हो जाएगा मटेरियल, कंटेंट। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जा रहा है। और एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। आप इसे कह सकते हैं रिडिकुलस, ओके, या फिर इलॉजिकल कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आंसर होगा वो एंग्री होगा। नाउ द नेक्स्ट, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। आपको इस पार्ट को इंप्रूव करना है। दिस डेज आई लाइक टू इट नट्स एंड सीड्स अलोंग विद फ्रूट्स। थोड़ा प्रॉब्लम ये भी है, फ्रूट्स जनरली हम फ्रूट शब्द का प्रयोग करते हैं ना। ओके, फ्रूट्स यूज नहीं करते, बट आगे देख लेते हैं। हमें तो इस पार्ट को अंडरलाइन किया गया है तो इंप्रूवमेंट इसी पार्ट में देखना है। एज आई एम कॉन्शियस ऑफ माई, और आपको पता है माई जो है वो एक पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जस्ट हम जो प्लेसमेंट रखते हैं वो नाउन का प्लेसमेंट रखते हैं, या एपोस्ट्रॉफी के बाद नाउन की प्लेसमेंट होती है। जो ही आर्टिकल लगाते हैं तो नाउन की प्लेसमेंट होती है, ये जनरल बात है। तो कहीं ना कहीं पजेसिव एडजेक्टिव मेरे पास था माई, और आपने, आपका अंडरलाइन पार्ट है हेल्थफुलनेस। ये जनरली यूसेज में नहीं है। हेल्थफुल एडजेक्टिव ये सब होगा नहीं, हेल्दी होगा नहीं। योर आंसर विल बी माई हेल्थ। ओके, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन की प्लेसमेंट करनी थी, और ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, हेल्दी एंड हेल्थफुल ये सब तो आएगा नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट वंस अगेन। इन केस को इंप्रूव करना है, और आपको पता है इन केस के बाद विल नहीं लेते। टेंस में मैंने कभी ये चर्चा किया होगा कि इन केस, इफ, प्रोवाइडेड, अनलेस, अंटिल। अगर ये शब्द किसी सेंटेंस को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, किसी में है,
तो इसके बाद आफ्टर दीज वर्ड्स वी डोंट यूज शैल विल, तो यहां पे विल है, इसका मतलब इस पार्ट को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा डेफिनेटली। नो इंप्रूवमेंट का तो कोई गुंजाइश नहीं है, इंप्रूवमेंट होगा ही। हरी अप, जल्दी करो, वरना यू विल बी लेट फॉर योर स्कूल, आप अपने स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, आपको देर हो जाएगी। तो इवन इफ का मतलब होता है चाहे कुछ भी कर लो आप, चाहे आप उसकी मदद कर दो, वो आपका मदद करने वाला नहीं है, तब वहां पे हम इवन इफ का प्रयोग कर सकते हैं। शो डैट का मतलब होता है ताकि, ये कंजंक्शन है कि वी वॉक इन द मॉर्निंग सो दैट वी मे रिमेन हेल्दी, क्लियर है। या फिर वी मे लीव, वी ईट सो दैट वी मे लीव, तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग खाना खाते ताकि हम लोग जीवित रह सके, तो शो दैट भी गया और इवन इफ गया। अदरवाइज का मतलब ही होता है वरना, हरी अप वरना लेट हो जाओगे, योर आंसर विल बी अदरवाइज। ओके, नेक्स्ट वी हैव एंटोनिम्स ऑफ रिडिकुलस। मिल गया रिडिकुलस, अभी मैंने बताया था आपको कि रिडिकुलस का हो सकता है ल्यूडिक्रस भी बोल सकते हैं, लाफेबल बोल सकते हैं, लाफेबल। ओके, हिंदी में आप कह सकते हैं हास्यास्पद, हास्यास्पद। ओके, तो योर आंसर विल बी, अब यहां पे ल्यूडिक्रस, लाफेबल या फिर रिडिकुलस भी हो सकता है, इसका मतलब इलॉजिकल भी हो सकता है। ओके, इलॉजिकल, बेतुका, एब्सर्ड भी आप ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बेतुका की बात करें, जो इलॉजिकल है, इट मींस वो अनरीजनेबल है, एंटो विल बी रीजनेबल। एक्चुअली इनक्रेडिबल और अनबिलीवेबल का अगर मीनिंग देखोगे, हिंदी मीनिंग, तो इसका मीनिंग होता है अविश्वसनीय। ओके, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल इंडिया, है ना। तो ये दोनों तो एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। एंड नॉट वर्दी अगर आप मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा डिजर्विंग। ओके, डिजर्विंग कैंडिडेट भी कह सकते हैं। तो नॉट वर्दी, ये तीनों एक जैसे ही शब्द थे, लेकिन जो रिडिकुलस का हमें एंटो लेना पड़ेगा वो शब्द हो जाएगा रीजनेबल। इस तरह से सेंस लगा सकते हैं कि जो इलॉजिकल है, जो एब्सर्ड है, जो अनरीजनेबल है, उसका उल्टा क्या होगा, रीजनेबल। ओके, तो आंसर तो 4 हो गया। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर, यू नो वेरी वेल, उसको हम एक्वेटिक बोलते हैं, जलीय जीव, जलीय पौधे, एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक एनिमल। सबमरीन का मतलब होता है वाटर क्राफ्ट, वाटर क्राफ्ट, यानी आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग इन वाटर, इनसाइड द वाटर। वैसे ही फंक्शन मशीन, या हिंदी में कह लो इसे पनडुब्बी, वाटर क्राफ्ट, और जो फ्लाइंग सेंस है उसको हम लोग बोलते हैं एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है मैमल। मैमल का मतलब होता है स्तनधारी, दैट फीड्स देयर यंग वंस मिल्क, जो अपने यंग वन को मिल्क पिलाए, या कह सकते हैं स्तनपान करवाए, उसे मैमल बोलते हैं। एम्फीबियन, दैट कैन लीव इन वाटर एंड लैंड, ऑन लैंड। ओके, दोनों तरफ प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो एम्फीबियन है जो, जैसे मेढक को देख लो, पानी में भी और पानी के बाहर में भी, तो वैसे जानवर को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। और एक्वेटिक होता है सिर्फ वाटर में, यानी वो लिविंग एंड ग्रोइंग इन वाटर का एग्जैक्ट जो वन वर्ड होगा वो होगा एक्वेटिक। नाउ द नेक्स्ट टर्म, इंप्रूव, वंस अगेन इंप्रूवमेंट है। इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू जज वन सेल्फ देन टू जज अदर, कह रहा है अपने आप को जज करना ज्यादा डिफिकल्ट है दूसरे के बनिस्पत, दूसरे को जज करने के बनिस्पत। तो सिंपल सा सोचो ना, मोर डिफिकल्ट तो हम यूज कर ही सकते थे, लेकिन उसमें भी और ज्यादा, है ना, जरूरत से ज्यादा, इट इज मच मोर डिफिकल्ट, तो प्रयोग कर सकते हैं। मच मोर एक साथ प्रयोग हो सकता है, क्लियर है, मच मोर, या फिर आप कह सकते हैं अ लॉट मोर, मैनी मोर, ये शब्द का प्रयोग होता है। मतलब हम उसी में से और ज्यादा का सेंस जब बताना होता है तो मच मोर, जब काउंटेबल सेंस लेना होगा तो मैनी मोर लेंगे, और जब अनकाउंटेबल सेंस लेना होगा तो मच मोर लेंगे। ओके, ये हो गया काउंटेबल सेंस में, सॉरी यस, काउंटेबल सेंस में, और ये हो जाएगा अनकाउंटेबल सेंस में। ओके, अनकाउंटेबल नाउन एंड दिस विल बी काउंटेबल नाउन। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। मच मोर एक साथ आ सकता है। अब देख लो, हम कह रहे मोर, मोर के जस्ट बाद, और मोर लेने का वजह है कि बाद में देन लगा हुआ है, तो मोर तो रहेगा ही, डेफिनेटली रहेगा। अब आपको देखना है कि बाद का टर्म कैसा होगा। तो मोर डिफिकल्ट, डिफिकल्ट एडजेक्टिव प्रोफाइल का वर्ड है, और हमें एडजेक्टिव ही चाहिए था। देखो यहां पे लगा रहा डिफिकल्टी इज द नाउन,
किसी शब्द के लास्ट में टी वाई रहे, नाउन, ऑनेस्टी नाउन, इंटीग्रिटी नाउन, तो डिफिकल्टी नाउन है, यहां पे डिफिकल्टी रख दिया है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ऑप्शन आपका हट गया। अब बचा मच डिफिकल्ट, तो हम तो कह रहे हैं कि उससे ज्यादा, तो उससे ज्यादा का सेंस में आप क्या लोगे, मोर डिफिकल्ट के साथ मच का प्रयोग हम करेंगे, और इसका आंसर होगा नो सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही हटा, नाउन है, हमें एडजेक्टिव चाहिए, और ये हम ले सकते थे, लेकिन हमें ये कहना पड़ रहा है कि उससे ज्यादा डिफिकल्ट है, सो मच मोर कैन बी प्लेस्ड टुगेदर। ओके, नाउ द नेक्स्ट grammatical error. Though the schools have reopened, children are not go to school and are having online lessons. सिंपल सा देखो, यहां पे एंड है, और एंड एक कंजंक्शन होता है, और थोड़ा सा ये पैटर्न याद रखेंगे, कंजंक्शन के पहले जैसा प्रोफाइल होगा उसके जस्ट बाद उसी तरह के स्ट्रक्चर वाले टर्म होंगे। तो एंड आर हैविंग लिखा हुआ है, आर हैविंग मतलब आईएनजी फॉर्मेट है आपके पास, तो एंड से पहले भी आईएनजी फॉर्मेट होना चाहिए था। सो चिल्ड्रेन आर नॉट गो नहीं होगा, इस प्लेस पे आपको करना पड़ेगा चिल्ड्रेन आर नॉट गोइंग। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आर नॉट गो नहीं होगा, आर नॉट गोइंग। स्कूल खुल चुका है, फिर भी जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं, नहीं वो जा नहीं रहे हैं स्कूल, तो यही है, आर नॉट गोइंग करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस में इस टर्म को रखना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट वन, एंटोनिम्स सिनोनिम्स ऑफ एंटिक। एंटिक मतलब होता है वेरी ओल्ड, बहुत ही पुराना, ओल्ड कह सकते हैं आप इसे, वेरी ओल्ड। ब्यूटीफुल तो होगा नहीं, सुंदर, सुंदर के सेंस में है, तो ये ऑप्शन गया। मॉडर्न एंड रिसेंट एक दूसरे का सिनोनिम्स है, आपको बताया था कि इस तरह के वर्ड में अगर सिनोनिम्स आते हैं तो उसे हम वहां से हटा देते हैं, मतलब समथिंग न्यू या कोई नई, तो ये मॉडर्न एंड रिसेंट हो जाएगा, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा एंशिएंट। बहुत ही सिंपल वर्ड दिया था। नेक्स्ट वन, टर्न अ डीफ ईयर मतलब होता है कोई कुछ कह रहा है और आप उस बात को अनसुना कर दे रहे हैं। जैसे मान लो आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जामिनेशन का, बार बार कोई बंदा आपसे पूछ रहा है कब एग्जाम निकलेगी, कब जॉब लोगे, आप उस बातों को क्या कर रहे हैं, टर्न अ डीफ ईयर। कोई पूछ रहा है मैरी कब करना है, इस बात को आप अनसुना कर रहे हैं, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आंसर क्या होगा, इग्नोर व्हाट समवन सेज। तो सिंपल सा आइडियम्स दिया था। नेक्स्ट वन है सर्टेन टू हैपन, जो चीज होगा ही, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट, जो चीज डेफिनेट है उसे टाला नहीं जा सकता, वो होगा ही, तो आप आंसर क्या लोगे, इनएविटेबल, विच कांट बी अवॉइडेड, दैट कांट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं कर सके, जिसे टाला नहीं जा सके। ओके, एंड इंडेलिबल, विच कांट बी डिलीटेड, विच कांट बी डिलीटेड, जिसे मिटाया नहीं जा सके। तो डेल शब्द है ना, डेल, डेल से याद रखो, जिसे डेल नहीं किया जा सके, इरेज नहीं किया जा सके, मिटाया नहीं जा सके। और अनबिलीवेबल आपको तो बताया था, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, और अनचेंजिंग दैट इज द स्टेबल, जो चेंजिंग नहीं है, चेंजेस नहीं है उसमें, फिक्स्ड है, वो बार बार उसमें चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो सर्टेन टू हैपन का जो एग्जैक्ट वन वर्ड होगा वो होगा इनएविटेबल। नेक्स्ट है यू टोल्ड, फिल इन द ब्लैंक, यू Dash told me that you are complaining to take up a course in photography and now you are denying it. तो सिंपल सा बात है, you dash told me। अब आपके पास ऑप्शन देखो, आपके पास एक सब्जेक्ट है you और इधर me ऑब्जेक्ट है, और यहां पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है आवर सेल्व्स, तो you के साथ आवर सेल्व्स कभी नहीं आता, you के साथ देम सेल्व्स कभी नहीं आएगा, you के साथ इट सेल्व्स कभी नहीं, इट सेल्फ कभी नहीं आएगा। योर आंसर विल बी योर सेल्फ। आंसर तो ऐसे ही पता चल गया, बट आप ये जान लीजिए योर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं और इंफेटिक प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, योर सेल्फ इंफेटिक प्रोनाउन भी है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। क्लियर है, तो आपके ब्रेन में आएगा सर ये कब रिफ्लेक्सिव है, कब इंफेटिक है, तो याद रखना सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर सेल्फ या सेल्व्स वर्ड आता है, इसके जस्ट बाद वर्ब की प्लेसमेंट होती है, तो ये इंफेटिक कहलाता है, ये इंफेटिक प्रोनाउन कहलाता है। ओके, लेकिन अगर ये ऐसा हो कि आपने सब्जेक्ट यूज कर लिया और सब्जेक्ट के बाद फिर आपने वर्ब लिया, और अब ऐसा हुआ कि सेल्फ या सेल्व्स का प्रयोग आपने किया,
तो ये वाला टर्म जो है वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो हमें जरूरत था इम्फेसाइज करने का कि मैंने खुद से तुम्हें कहा है या तुमने खुद से मुझे कहा है, तो कहीं ना कहीं हमें योरसेल्फ को प्रेफर करना पड़ेगा। ओके, व्हेन अ सब्जेक्ट डज समथिंग एंड इट टर्न्स बैक टू द सब्जेक्ट we use reflexive pronoun, but when a subject wants to put emphasis on the action, मतलब जो कार्य पे जोर डालना चाहे, emphasize करना चाहे, तो हम emphatic लेते हैं। So here we have to use emphatic term yourself, क्योंकि subject के तुरंत बाद self और selves वाला term लेना पड़ रहा है। Okay, now the next question, select the incorrectly spelled word। explanation की spelling तो सही है, aviation का spelling गलत है। aviation रिलेटिंग टू फ्लाई, एविएशन मतलब होता है रिलेटिंग टू, या रिलेटिंग टू कह सकते हैं फ्लाइंग, फ्लाइंग से रिलेटेड एविएशन, विमान करते हैं ना, अलग अलग एविएशंस हैं हमारे देश में, अलग अलग कंपनी का। एक्सटेंशन मतलब होता है विस्तार, जिसको कहते हैं एक्सपांसन, एक्सटेंशन। एंड ट्रेडिशन हमारा परंपरागत कोई चीज है, ट्रेडिशन परंपरा, कस्टम यू कैन से, ठीक है, डिफरेंस है लेकिन रिलेटिव कह सकते हैं कि रिलेटेड मीनिंग है। तो योर आंसर विल बी एविएशन। नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक, द मैनेजमेंट इज गोइंग टू चेंज द डैश क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है या वो करने जा रहा है क्या, चेंजेस, किस में, अवेलेबल क्राइटेरिया, करिकुलर क्राइटेरिया, अपीयरेंस क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आंसर विल बी एलिजिबिलिटी। ग्रेजुएट कोर्सेस की कुछ एलिजिबिलिटी होगा ना, योग्यता होगा ना, उसके अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया होगा उसमें चेंजेस लाना। अवेलेबल क्राइटेरिया तो होगा ना, मौजूदा क्राइटेरिया की बात नहीं हो रहा है। करिकुलर का मतलब होता है, करिकुलर का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटिंग टू स्टडी यू कैन से, या सब्जेक्ट मैटर। ओके, और अपीयरेंस तो होगा ही नहीं। सो योर आंसर विल बी एलिजिबिलिटी, ऑप्शन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक, द फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर हैज लेफ्ट। आपको पता है द फैमिली, फैमिली कलेक्टिव नाउन है और यहां पे लिखा हुआ हैज, इट मींस फैमिली में यूनिटी है। आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि देयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स विच कैन बी यूज्ड सिंगुलरली इफ देयर इज अ सेंस ऑफ यूनैनिमिटी, या फिर यूनिटी का सेंस हो तो सिंगुलरली यूज करेंगे। दे कैन बी यूज्ड प्लूरली इफ देयर इज अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि लिविंग नेक्स्ट डोर हैज लेफ्ट फॉर फ्रांस। हैज लगा दिया, ये सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर वर्ब लगाया तो हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर चलेंगे। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमें इस फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हैज है और सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहां पे जो ये टर्म है ना, ये क्वेश्चन टैग का है, टैग करते हैं क्वेश्चन में हम। तो देखो अगर वहां पे हैज है तो इसमें हैव नॉट की कोई क्राइटेरिया नहीं होगी, हैज है तो डिड नॉट की कोई क्राइटेरिया नहीं होगी, आर नॉट आएगा ही नहीं, चूंकि ये फैमिली अभी सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है। हैज लेफ्ट लगाकर ये क्लियर कर दिया एग्जामिनेशन, तो योर आंसर विल बी हैजंट। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देयर the question tag will be negative. If the statement is negative, the question tag will be positive. So your answer will be hasn't. Now the next incorrectly spelled word, actually spelling सही है, application सही है, probably सही है, triple, TRI single P, okay, triple, तीन गुना जिसको कहते हैं, probably संभवतः, application पता है, actually मतलब होता है in reality, या आप कह सकते हैं really, इन रियलिटी। ओके, तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो इनकरेक्टली का सेगमेंट है वो वर्ड पावर से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट इडियम्स है पुल समवन अप। पुल समवन अप कहते हैं ना, पुल समवन्स लेग, तो पुल समवन अप का एग्जैक्ट मीनिंग होगा क्रिटिसाइज समवन। व्हाई यू आर पुलिंग अप समवन, कहते हैं ना पुल अप समवन, तो ये क्रिटिसाइज के सेंस में जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक, द डैश एक्सपेंसेस फॉर अ ट्रिप टू यूरोप आर वेरी हाई। एक्सपेंसेस की बात हो रही है। ओवर बर्डन का मतलब होता है जब आप उस व्यक्ति में उसकी सहने से ज्यादा बर्डन डाल देते हो, एक्सेस बर्डन डाल देते हो, दैट इज द ओवर बर्डन। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। आगे है ओवर हेडेड, ओवर पेड एंड ओवरडन। ओवरडन मतलब होता है एक्सेस, एक्सेस टू डन मतलब ज्यादा, मतलब कोई चीज ज्यादा कर दिया गया। जैसे
आप गए पार्लर वगैरह जाते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा मेकअप कर देता है, इतना ज़्यादा सजा देता है, क्रीम लगा देता है, जिससे वो व्यक्ति जो था वैसा दिखता नहीं, डुप्लीकेसी उसमें होती है, ओरिजिनलिटी तो कुछ और होता है। तो ये हो ओवरडन, ज़्यादा किया गया, कुछ ज़्यादा कर दिया गया। ओवरपेड मतलब होता है एक्सेस पेड कर देना ना, ओवरपेड, ज़्यादा पे कर दिया गया, पे एक्सेस। एंड ओवरहेड होना चाहिए, ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कॉस्ट लगा है, इसमें एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड होगा, क्लियर है। इसमें लॉजिंग, फूडिंग, ट्रैवलिंग सारे चीज इंक्लूडेड होंगे। तो योर आंसर विल बी ओवरहेड एक्सपेंसेस। नाउ द नेक्स्ट वन, आई वॉज टोल्ड, ग्रामेटिकल एरर है, आई वॉज टोल्ड दैट वी वुड मेट। सिंपल सा बात पता चल गया, वुड लगा हुआ है, वुड मॉडल होता है और मॉडल का फैक्ट है कि ये अपने साथ जो है वो V1 को प्रेफर करता है, तो मैट नहीं होगा ना, यहां पे आपको लेना चाहिए था मिट। ओके, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत ही आसान सा पेपर था। नाउ कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है। टाइम इज वेरी प्रीसियस एंड मस्ट नॉट बी वेस्टेड ऑन पिटी मैटर्स। कह रहे समय बहुत मूल्यवान है, कीमती है, और इसे तुच्छ की बातों पे हमें व्यर्थ उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट हैव डस डैश वैल्यू, वैल्यू इन आवर लीव्स, जिसकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। टाइम की तो इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन कह रहा है कि इट इज वेरी प्रीसियस एंड मस्ट नॉट बी वेस्टेड, इसे वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए किसी ट्रिवियल मैटर पे, किसी पिटी मैटर पे। हैव डैश वैल्यू इन आवर लीव्स, पीपल कीप मनी इन सेफ्स। पीपल जो है वो मनी को सेफ रख सकता है, अपने तिजोरी में रख सकता है, बट टाइम डैश बी सेव्ड इन दिस वे। टाइम को कैसे सेव किया जाएगा, लिखा है टाइम कैन बी सेव्ड एंड यूटिलाइज्ड ओनली बाय बीइंग अलर्ट। अलर्ट होकर के टाइम को मैक्सिमम प्रयोग कर सकते हैं अगर आप काफी उसे काम में लगे हुए हैं, बिजी रहकर। इट इज वेरी केयरफुल एंड बीइंग कॉन्शियस ऑफ, ये अवेयर होकर के इट्स पासेस, ऐसा लगे कि समय मेरा बीत रहा है तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो टाइम को ऐसे बिताया जाना चाहिए, वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। पीपल हु मेड द राइट यूज ऑफ टाइम, वैसे लोग जिनको समय का सदुपयोग पता है, जिन्होंने राइट यूज किया है समय का, बाय नॉट वेस्टिंग इट ऑन वर्ल्डली डैश। तो आगे शब्द पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जिन्होंने सांसारिक कुछ चीजों पे वेस्ट नहीं किया, एंड स्पेंट इट ऑन अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ लाइफ, जिन्होंने जीवन की सच्चाई, यथार्थ समझने की कोशिश की, जिन्होंने समय को ऐसे यूज किया, एंड इट्स पर्पस हैव लेफ्ट अस विद अ डैश कलेक्शन ऑफ रिलीजियस बुक्स एंड वाइज थॉट्स। जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी सुझाव दे गए हैं, बहुत ऐसे रिलीजियस बुक्स दे गए हैं, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, बहुत ऐसा बुक्स। तो वही कह रहा है कि टाइम को जैसे वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आइए इसको कैसे बचाया जाए, पढ़ते हैं आगे। दिस इज वेरी प्रीसियस एंड मस्ट नॉट बी वेस्टेड, ओके, ऑन पिटी मैटर्स दैट हैव डैश। आपके पास है वैल्यू, दैट हैव वैल्यू, और वैल्यू इज द नाउन। तो नाउन से पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव लेते हैं, ये आपको पता है। हैव नथिंग वैल्यू, हैव नन वैल्यू, हैव नो वन वैल्यू। योर आंसर विल बी हैव नो वैल्यू। कहोगे सर क्यों? देखो, नथिंग, नन और नो वन ये सब सारे प्रोनाउन हैं, ओके। अगर प्रोनाउन शब्द का प्रयोग हो गया सेंटेंस में तो हमें नाउन एंड प्रोनाउन एक साथ तो नहीं रख सकते। सिंपल सा पैटर्न है, हम ये वैल्यू नाउन रख चुके हैं तो प्रोनाउन भी रखेंगे, नाउन भी रखेंगे, ये प्लेसमेंट ही गलत हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा वर्ड लेना पड़ेगा जो नाउन से पहले आता है, और आपको पता है एडजेक्टिव पहले आता है। नो एक एडजेक्टिव प्रोफाइल का शब्द है, क्लियर है। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट वन, नो वैल्यू इन आवर लीव्स, पीपल कीप मनी इन सेफ्स बट टाइम कैन नॉट बी सेव्ड इन दिस वे। पीपल मनी को सेव रख सकता है अपने तिजोरी में, लेकिन समय को ऐसा सेव नहीं किया जा सकता। तो वाज नॉट, हैड नॉट, वुड नॉट हटाना पड़ेगा। योर आंसर विल बी कैन नॉट, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम कैन बी सेव्ड। अब कह रहा है कि टाइम को सेव किया जा सकता है एंड यूटिलाइज, मैक्सिमम यूज किया जा सकता है ओनली बाय बीइंग अलर्ट, कॉन्शियस होकर, अलर्ट होकर। व्हाट? स्पेंडिंग, होल्डिंग, थ्रीटिंग एंड नेक्स्ट वन ट्रीटिंग एंड क्रिएटिंग। तो होल्डिंग करके तो नहीं, ट्रीटिंग भी नहीं, क्रिएटिंग भी नहीं, स्पेंडिंग।
अगर आप अलर्ट होकर स्पेंड करते हैं, स्पेंडिंग इट वेरी केयरफुली, तो हो सकता है समय बचे। काम करके हमें व्यस्त रहकर समय को बचाना पड़ता है, किस काम को इतने घंटे में हम कर लेंगे। एंड बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट पासेस, और ये भी हमें अवेयर रहना है कि अगर हमारा समय बीत रहा है, गुजर रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। पीपल हु मेड द राइट यूज ऑफ टाइम, जिन्होंने इस टाइम को सही डायरेक्शन में यूज किया है। अब देखो लिखा है पीपल हु मेड द राइट यूज ऑफ टाइम बाय नॉट वेस्टिंग इट ऑन वर्ल्डली, सांसारिक, लाफ्टर, प्लेजर, सब्जेक्ट एंड चांसेस। ये भी गया, सब्जेक्ट हो सकता है प्रजा के बारे में या कोई मैटर के बारे में, लेकिन हमें लग रहा है ये कहना चाह रहा है कि जिन्होंने टाइम को बचाया, वो कैसे बचाया, तो इस सांसारिक प्लेजर में उसने टाइम बर्बाद नहीं किया कि हमें वो चाहिए, सांसारिक सुख में उन्होंने टाइम को बर्बाद नहीं किया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्लेजर। ओके, सिंपल सा यही लिखा हुआ है कि पीपल हु मेड द राइट यूज ऑफ टाइम बाय नॉट वेस्टिंग इट ऑन वर्ल्डली प्लेजर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब कह रहा है वर्ल्डली प्लेजर एंड स्पेंड इट ऑन अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ लाइफ। जीवन की सच्चाई को समझने में जिन्होंने समय का यूज किया, एंड इट्स पर्पस, जिनका उद्देश्य था, ये सारे इसी का पर्पस कि समय को कैसे यूज किया जाए। हैव लेफ्ट, उन्होंने छोड़ गया, विद अस, क्या छोड़ गया भाई, ए लगा दिया है आर्टिकल, तो रीचर तो नहीं ले सकते क्योंकि बाद में देन भी नहीं है। रीचेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि रीचेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, और रीचर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है। आपके पास बचा टू रिच, तो आपको पता है कि अगर टू प्लस एडजेक्टिव का प्रोफाइल आता है तो बाद में हम टू प्लस V1 की प्लेसमेंट रखते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास नहीं है। और ये एडजेक्टिव जो होता है वो अनप्लीजेंट होता है, तो हमें यहाँ पॉजिटिव सेंस है, तो वैसे ये स्ट्रक्चर आएगा नहीं, ये ऑप्शन गया। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है रिच, जिन्होंने हमें इतने महत्वपूर्ण बुक दे गया है ना, अच्छी अच्छी विचारधारा, कलेक्शन ऑफ रिलीजियस बुक्स एंड वाइज थॉट्स, वे लोग हमें छोड़ गए जिन्होंने टाइम को सही यूटिलाइज किया। क्लियर है? तो आशा करते हैं कि ये सारी टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योरसेल्फ, गिव योर बेस्ट जॉब।